विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक यूनिफाइड हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और ये जो फ्रेमवर्क होगा ये रिप्लेस करेगा यूजीसी को, एआईसीटीई को और एनसीटीई को इन लाइन विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और ये अलाइन करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा, एक यूनिफाइड स्ट्रीमलाइन रेगुलेटर बनाया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। और ये जो नया अधिष्ठान बिल है ये रिप्लेस करेगा किन बॉडीज को? यूजीसी को, एआईसीटीई को और एनसीटीई को। इसके अंतर्गत एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसमें 12 मेंबर होंगे। 12 मेंबर का ये एपेक्स कमीशन होगा जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसमें 12 मेंबर्स होंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होंगे, राज्यों से होंगे, एकेडमिक और पॉलिसी एक्सपर्ट्स होंगे। अब जो काउंसिल्स बनाई जाएंगी इस एपेक्स कमीशन के अंदर उनका नाम है रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल और स्टैंडर्ड काउंसिल। रेगुलेटरी काउंसिल का नाम होगा विकसित भारत विनियम परिषद, एक्रेडिटेशन काउंसिल का नाम होगा विकसित भारत गुणवत्ता परिषद और स्टैंडर्ड काउंसिल का नाम होगा विकसित भारत मानक परिषद। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से कवर किए जाएंगे? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसके कवर में आएंगे। की रिफॉर्म जो यहाँ पे लाया गया है कि फंडिंग को अलग किया गया है रेगुलेशन से। जो अभी हमने एपेक्स काउंसिल देखी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, वो सिर्फ रेगुलेट करेगा। फंडिंग का काम अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास रहेगा सेपरेट फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। एक्रेडिटेशन मॉडल कैसा रहेगा? तो आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन मॉडल रखा गया है। कौन कौन से कोर्सेज को एग्जेम्प्ट किया जाएगा इस बिल से? तो मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, लॉ, फार्माकोलॉजी और वेटनरी साइंसेस, ठीक है। अनएक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए पेनाल्टीज का भी प्रावधान है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंडेटरी स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स में। जो भी हमने 3 काउंसिल देखी, रेगुलेशन काउंसिल, एक्रेडिटेशन काउंसिल, उनमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। यूनेस्को की सेफ गार्डिंग लिस्ट में कौन से 3 नए कल्चरल एलिमेंट्स को ऐड किया गया है? तो पाकिस्तान का बुरोंदो है जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, केनिया का मवाजिंडिंका डांस है और वियतनाम का डोंग हो फोक वुड ब्लॉक पेंटिंग है जिसको यूनेस्को की अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में इंक्लूड किया गया। यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग में 3 नए एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि है पाकिस्तान का बोरिंदो जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, केनिया का डांस है जिसका नाम है माजवादिंका जो कि स्पिरिचुअल डांस है और वियतनाम का फोक आर्ट है डोंग हो फोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये 3 नए एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट में। भारतीय भाषा उत्सव 2025 में आदिवानी को शोकेस किया गया है। क्या है ये आदिवानी? तो आदिवानी जो है ये एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 11 दिसंबर 2025 को भारतीय भाषा उत्सव 2025 जिसको आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई दिल्ली में, वहां पे शोकेस किया गया है आदिवानी। आदिवानी क्या है? तो ये हमने देखा आदिवानी जो है एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा। इसके अंतर्गत इनिशियल फेज में अभी 6 लैंग्वेजेस है जिनको सपोर्ट किया जाएगा। कौन कौन सी लैंग्वेज है? संथली, कुई, भिली, मुंडारी, गोंडी और गारो। तो याद रखना है ये 6 लैंग्वेजेस इनिशियली अभी सपोर्ट किया जाएगा आदिवानी के अंदर। चेन्नई मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए $240 मिलियन का लोन कौन से इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिन्होंने अप्रूव किया है $240 मिलियन का लोन। किस चीज के लिए? चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन के लिए। गूगल द्वारा अनाउंस किया गया प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है? तो प्रोजेक्ट सन कैचर जो है ये गूगल का इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत सोलर पावर डेटा सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गूगल द्वारा ये लॉन्च किया गया है सन कैचर। मेरी योजना पोर्टल दिसंबर 2025 में किस राज्य में और किसने लॉन्च किया है? मेरी योजना पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन वेलफेयर स्कीम होगी इंफॉर्मेशन पोर्टल की जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में जानकारी रहेगी मेरी योजना पोर्टल पे। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा पब्लिश किए गए 2025 में पासपोर्ट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है और मोबिलिटी स्कोर क्या है? तो यूएई ने टॉप किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टॉप किया है 179 स्कोर के साथ आर्ट एंड कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया की रैंक है 67 और इंडिया का मोबिलिटी स्कोर है 74।
दिसंबर 2025 में वर्ल्ड बैंक ने कितना फाइनेंसिंग अप्रूव की है क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए इंडिया में, और किन स्टेट्स में ये फाइनेंसिंग दी जाएगी? तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $600 मिलियन की फाइनेंसिंग क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए, और कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है टोटल 600 मिलियन की फाइनेंसिंग रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, और इसमें स्टेट्स जो कवर होंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें $299.66 मिलियन का फाइनेंसिंग होगी, ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 10 ईयर्स का होगा। हरियाणा में जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसका नाम होगा हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 300 मिलियन $300 मिलियन का जो है फाइनेंसिंग की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा, और ये जो लोन का ड्यूरेशन होगा ये होगा 23.5 ईयर्स का। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन फाइनेंस कर रहा है, या आपसे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम को कौन फाइनेंस कर रहा है। तो आपको दोनों ही केसेस में याद रखना है जो फाइनेंसिंग अथॉरिटी है वो है वर्ल्ड बैंक, और आपको वैल्यू तो याद रखनी ही है। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है और कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ के लिए फेमस है? तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आसाम में लोकेटेड है, और ये जानी जाती है एंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर स्पीशीज के लिए। डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड 2025 में यंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है? यंग इनोवेटर अवार्ड जीता है डॉक्टर अच्चू चंद्रन ने नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को डेवलप करने के लिए। तो आपको याद रखना है किस चीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए। 17 दिसंबर 2025 को इंडियन नेवी के आईएनएस हंसा में कौन से हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को कमीशन किया जाएगा? तो इंडियन नेवी कमीशन करेगी INAS 335 ऑस्प्रेस। ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन है जिसको कमीशन किया जाएगा आईएनएस हंसा में 17 दिसंबर 2025 को। हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम है INAS 335 ऑस्प्रेस। कहां पे सर्विस दी जाएगी? इंडियन नेवी पे, और ये स्क्वाड्रन नंबर 2 होगी। सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन होगी जिसको कमीशन किया जाएगा INS हंसा गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमीशनिंग डेट क्या होगी? 17 दिसंबर 2025 को। एयरक्राफ्ट टाइप क्या होगा? तो MH-60R सी हॉक जो है ये स्क्वाड्रन जो है होल्ड करेगी, ये एयरक्राफ्ट टाइप होगा जो INAS 335 स्क्वाड्रन होल्ड करेगी। इंडिया के कौन से हॉस्पिटल ने कंडक्ट किया है इंडिया में पहली बार डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल एडवांस ब्रेन स्टेंट में? तो ये है एम्स दिल्ली, जिन्होंने कंडक्ट किया है इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल अंडर ग्रासरूट ट्रायल। किसके लिए? एडवांस्ड ब्रेन स्टेंट के लिए। मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व जो है स्टेट का तीसरा टाइगर रिजर्व बनेगा चीता हैबिटेट के लिए? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो कि नौराडेही में स्थित है, सागर जिले में। ये मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा चीता के हैबिटेट के लिए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा जिसको अप्रूव किया गया है चीता हैबिटेट के लिए, ठीक है। थर्ड चीता हैबिटेट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इससे पहले जो एग्जिस्टिंग चीता हैबिटेट्स हैं वो हैं कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में ही है, जहां पे 28 चीता हैं, और गांधी सागर सेंचुरी जहां पे 2 चीता हैं। अब जो चीता ट्रांसलोकेशन होगा, 8 नए चीता मंगाए जाएंगे जनवरी 2026 बोट्सवाना से। तब जो है नौराडेही यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो नौराडेही में स्थित है वहां पे इन चीता को जहां तक प्रोबेबिलिटी है रखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का थर्ड टाइगर रिजर्व होगा चीता के हैबिटेट के लिए। दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो सीनियर जर्नलिस्ट संगीता बरुआ पिशारोटी हैं जो कि पहली विमेन प्रेसिडेंट होंगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था साल 1958 में नई दिल्ली में। इंडिया ने किस देश को हरा के अपना पहला WSF स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो हांगकांग को हरा के जो है भारत ने जीता है अपना पहला WSF स्क्वॉश वर्ल्ड कप साल 2025 में। हांगकांग को हराया है फाइनल में 3-0 स्कोर से। साई जाधव कौन है? साई जाधव जो है ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने पास आउट किया है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हो जाती है कि साई जाधव जी जो है ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली।
दिसंबर 2025 में कौन से दो वेटलैंड्स को इंडिया का 95 और 96 रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है? तो ये दो वेटलैंड्स है सिलिसर लेक राजस्थान में, जो कि 95th रामसार साइट होगा, और 96th रामसार साइट होगा छत्तीसगढ़ का कोपड़ा जलाशय। 15 दिसंबर 2025 को सिलिसर लेक और कोपरा लेक को रामसार साइट घोषित किया गया है। इसके बाद से टोटल रामसार साइट जो इंडिया में हो गई है वो हो गई है 96। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल रामसार साइट्स हो गई हैं 1। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसार साइट जो है डिक्लेयर किया गया है कोपरा जलाशय को। ठीक है, याद रखना है सिलिसर लेक जो है ये अलवर राजस्थान में है, जो कि 95th रामसार साइट बना है, और 96 रामसार साइट जो बना है वो है छत्तीसगढ़ का कोपड़ा जलाशय, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसार साइट है। सिलिसर लेक की बात करें तो इसको 1855 में बनाया गया था महाराज विनय सिंह जी द्वारा। तो ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक है, याद रखना है, ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है, जो कि लोकेटेड है सरिस्का टाइगर रिजर्व बफर जोन में। ठीक है, ये बात हो गई 95th रामसार साइट की, जो कि है सिलिसर लेक, कहाँ पे, अलवर राजस्थान में। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की साइट की। तो छत्तीसगढ़ की साइट का नाम है कोपरा जलाशय, जो कि रिजर्वॉयर टाइप वेटलैंड है, और ये बिलासपुर में स्थित है। इंडिया का लार्जेस्ट रामसार साइट है सुंदरबन वेटलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इंडिया का स्मॉलेस्ट रामसार साइट है हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक। स्टेट्स जिनके पास सबसे ज्यादा रामसार साइट्स हैं वो है तमिलनाडु, जिनके पास 20 रामसार साइट्स हैं। सेकेंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश, जिसके पास 10 रामसार साइट्स हैं, और ओडिशा में 6 रामसार साइट्स हैं। ओडिशा की रैंक थर्ड जाती है। ग्लोबल रैंक की बात करें तो ग्लोबल जो है इंडिया की रैंक थर्ड है आफ्टर यूके एंड मेक्सिको। यूके में 176 टोटल रामसार साइट्स हैं, और मेक्सिको में 144 साइट्स हैं, और इंडिया में थर्ड जो है 96 रामसार साइट्स हैं। कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया सऊदी अरेबिया वीजा वेवर एग्रीमेंट कॉपरेट करने के लिए साइन किया गया है? तो ये है इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसके अंतर्गत इंडिया सऊदी अरेबिया वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन किया गया है। भारत टैक्सी फुली रोल आउट कब से की जाएगी? तो भारत टैक्सी जो है दिल्ली में पूरी तरीके से रोल आउट की जाएगी जनवरी 2026 से। भारत टैक्सी जिसको ऑपरेट किया जाएगा एज कोऑपरेटिव टैक्सी, जिसका नाम होगा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको फुल रोल आउट किया जाएगा जनवरी 2026 में दिल्ली में। ठीक है, इसके पायलट ऑपरेशंस कहां पे कंडक्ट किए गए थे? तो दिसंबर 2025 में नई दिल्ली और गुजरात में भारत टैक्सी के पायलट ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया था, और फुल रोल आउट जो है वो जनवरी में दिल्ली में किया जाएगा। नेचर क्या है प्लेटफॉर्म का? तो ये होम ग्रोन ड्राइवर ओन मोबिलिटी सर्विस है, जहां पे जीरो कमीशन मॉडल जो है की डिफरेंशिएटर है। मतलब जैसे हम लोग उबर और ओला यूज करते हैं उसमें कमीशन प्लेटफॉर्म है वो, तो ये सरकार की तरफ से सपोर्ट किया हुआ कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी है, तो इसमें जीरो कमीशन होगा, और जो भी कमीशन आएगा वो लेटर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ड्राइवर्स को एज इंसेंटिव्स। ठीक है, तो जो शुरुआत में 0% रहेगा कमीशन, फिर 20% कमीशन जो आएगा सरकार को वो ड्राइवर्स को ही चला जाएगा एज एन इंसेंटिव। टारगेट कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? तो ओला, उबर, रैपिडो, ये सब टारगेट कॉम्पिटिटर्स हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कौन से डिजाइनर रहे हैं जिनका दिसंबर 2025 में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये है राम वंजी सुतार, जो कि इंडियन डिजाइनर और स्कल्पचर रहे हैं जिन्होंने डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। इनका 100 वर्ष की उम्र में नोएडा में निधन हुआ है। कौन से दो इंस्टीट्यूशंस ने साइन किया है ICAR INTA वर्क प्लान 2527? तो ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं ये है इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अर्जेंटीना का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिन्होंने वर्क प्लान साल 2025 से 2027 तक साइन किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दूसरे संस्करण की थीम क्या है? सेकेंड एडिशन की थीम है रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली भारत में 3 दिनों का सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयोजित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इससे पहले पहला एडिशन WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजित किया गया था साल 2023 में, कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में। थीम हमने देखी रेस्टोरिंग बैलेंस। ठीक है, गाइडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? तो गाइडिंग स्ट्रैटेजी है WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी साल 2025 से 2034 तक। इंटरनेशनल दंगल इवेंट जिसको आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, वहां पे कौन सा एक स्पेशल टाइटल इंट्रोड्यूस किया गया है? रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है दंगल इवेंट में, जिसको आयोजित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में।
इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग यानी दंगल आयोजित किया गया है जम्मू में, और यहाँ पे स्पेशल टाइटल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है रुस्तमे जम्मू कश्मीर टाइटल 2025। पहला एवर इंटरनेशनल दंगल इवेंट जो है आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा। इसमें जो कंट्रीज रिप्रेजेंट करेंगे उसमें इंडिया, ईरान और अदर रेसलिंग नेशंस होंगे। मैच की कैटेगरीज की बात करें, इसमें दो कैटेगरी होगी, एक ओपन कैटेगरी और एक एलीट कॉम्पिटिटिव बाउट्स होंगे। टोटल एलिजिबिलिटी की बात करें, टाइटल एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी रेसलर अबव 85 केजी हैं वो टाइटल के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। विनर का जो प्राइस रहेगा वो 50,000 का रहेगा, प्लस ट्रेडिशनल गुर्ज रहेगा, गद्दा एंड पट्टा। रनर अप प्राइस यानी सेकंड पोजीशन जो भी होगी उसमें 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। थर्ड प्राइस के लिए 20,000 और फोर्थ प्राइस के लिए 15,000 की राशि दी जाएगी। एक्सरसाइज अविंद्र 2025 क्या है? तो ये तीसरा एडिशन है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज का इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में। इसका नाम है एक्सरसाइज अविंद्र 2025। एक्सरसाइज अविंद्र 2025 का तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 के बीच में। ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में। इसमें जो की एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे वो होंगे Su-30 MKA, LCA तेजस, IL-78 और MI-17। एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बाइनियल एक्सरसाइज है ये। पहला संस्करण इसका 2014 में कंडक्ट किया गया था, फिर 2018 में कंडक्ट किया गया था रशिया में। दो फेजेस में कंडक्ट किया गया था, पहला फेज रशिया में और दूसरा फेज इंडिया में। उसके बाद से कोरोना आ गया था और उसके बाद से अब 2025 में फिर से रिज्यूम किया गया है एक्सरसाइज अविल इंद्र 2025 को। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बिजनेस वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए दिसंबर 25 में क्या लॉन्च किया है? DPIIT ने लॉन्च किया है डिजिटल मॉड्यूल। किस चीज का? EB4 वीजा का, ताकि इंडियन स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो है वो जनरेट हो सके ऑनलाइन। 17 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अनाउंस किया है डिजिटल मॉड्यूल फॉर EB4 वीजा। EB4 वीजा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसके अंतर्गत इंडियन स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो हैं वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएंगे फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा किया गया है? DPIIT द्वारा किया गया है। इससे की रिफॉर्म क्या है? तो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वीजा टू बिजनेस वीजा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2025 में भारत के कौन से जू ने रिसीव किया है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज? तो ये रिसीव किया गया है बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु द्वारा, जहां पे 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को रिसीव किया गया है। दिसंबर 2025 में बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, वहां पे रिसीव किया गया है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को, जिसमें से 4 मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं। इनका साइंटिफिक नेम होता है सैपजिस अपेला। सैपजिस अपेला जो है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी का साइंटिफिक नेम है। जो टोटल 8 आए हैं, कहां से आए हैं? ये आए हैं इंडोना प्रिमेट एंड पैरेट पार्क साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है किस जू से सोर्स किया गया है। इंडोना प्रिमेट और पैरेट पार्क साउथ अफ्रीका से सोर्स किए गए हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम एंड गयाना। नेटिव रीजन है सेंट्रल और साउथ अमेरिका। दिसंबर 2025 में इंडिया और UAE के बीच कौन सी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? तो सेकंड एडिशन आयोजित किया गया है डेजर्ट साइक्लोन 2 का। ये जो एक्सरसाइज है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और UAE के बीच में, जिसको कमेंस किया गया है दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2027 तक के लिए किसको रीअपॉइंट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये है अश्वनी कुमार तिवारी जी, जिनको रीअपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टिल द ईयर 2027। दिसंबर 2025 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किए गए कौन से जर्नलिस्ट का हाल में ही निधन हुआ है? इनका नाम है पीटर आर्नेट, जिनको पुलित्जर प्राइज मिला था इनके वियतनाम वॉर को कवर करने के लिए। इनका हाल में ही दिसंबर 2025 में निधन हो गया है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 की थीम क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 की थीम है माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। इसको पहली बार मनाया गया था 2000 में और इस बार जो है 25th इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है।
वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेटिव पाथवेज फॉर अरबिक, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर अ मोर इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक फ्यूचर। पहली बार जो है 1973 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे, और इस वर्ष 52nd एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कौन से देश की यात्रा की है? तो पहली बार जो है प्रधानमंत्री जी इथोपिया की यात्रा पे गए हैं दिसंबर 2025 में। याद रखिएगा, इथोपिया में गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये उनकी पहली विजिट होगी टू इथोपिया। IDFC फर्स्ट प्राइवेट एंड हुरून इंडिया सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 की लिस्ट में पहले नंबर पे कौन रहे हैं, टॉप पे कौन रहे हैं? तो दीपेंद्र गोयल हैं, जो कि फाउंडर और CEO हैं इटर्नल के, जिसका पुराना नाम जोमेटो था। इन्होंने लिस्ट में टॉप किया है IDFC फर्स्ट प्राइवेट एंड हुरून इंडिया सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में। इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 के तीसरा संस्करण पब्लिश किया गया है 17 दिसंबर 2025 को। रैंकिंग बेसिस की बात करें तो मार्केट कैप और वैल्यूएशन के बेसिस पे डिसाइड किया गया था विनर्स को। रैंक 1 रही है दीपेंद्र गोयल की, हमने देखा। रैंक 2 पे थी एवेन्यू अपार्टमेंट्स के राधा कृष्णन दमानी जी। थर्ड रैंक पे थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। टॉप सिटीज की बात करें तो बेंगलुरु टॉप पे थी एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, जहां पे 88 एंटरप्रेन्योर्स हैं। मुंबई सेकंड रैंक पे और न्यू दिल्ली थर्ड रैंक पे। लीडिंग सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो 20 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक विमेन सेक्शन में विमेन कैटेगरी में प्राप्त की गई थी फाल्गुनी नायर और अद्वैत नायर जी द्वारा, जो कि नायका के फाउंडर्स हैं। यंगेस्ट फाउंडर्स का अवार्ड दिया गया था कैवल्य वोहरा को, जो मात्र 22 वर्ष के हैं, और आदित्य पलीचा को, जो कि 23 वर्ष के हैं, जेप्टो के लिए। ठीक है, तो ये यंगेस्ट फाउंडर्स की कैटेगरी में इन्हें सम्मानित किया गया है। यंगेस्ट वुमेन फाउंडर की जो यंगेस्ट वुमेन फाउंडर की कैटेगरी में अद्वैत नायर को सम्मानित किया गया है, जो कि नायका से आती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए इंडिया में पहली बार किसने लॉन्च किया है AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा को किसने इनॉग्रेट किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने परमवीर दीर्घा को इनॉग्रेट किया है। कहां पे? राष्ट्रपति भवन में। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2025 का 10वां संस्करण कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 10th एडिशन हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 24-25 का।